जय हिंद साथियों, लेकर हम आ गए हैं एक नई न्यूज़ आपके साथ। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यह जारी किया गया है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल ई लर्निंग क्लासेज में आपके लिए सभी तरह के महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर आते हैं। इसके साथ साथ हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित तैयारियां भी कराते हैं और उसके वीडियो डालते रहते हैं प्रतिदिन। तो आप बने रहिए हमारे साथ और आप इस वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। इसके सभी प्रमुख मुद्दे जो हैं, तथ्य जो है पूरे 9 पन्ने में हैं, देख सकते हैं आप। इस पे हम चर्चा करेंगे और आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि क्या कुछ है जिससे आपको लाभ मिल सकता है और क्या इसमें कमियां रह गई हैं जिसका आपका विरोध करना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो देखिए, ये जो पत्र निकाला गया है यह बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। और इसे जारी किया है बिहार सरकार ने किस दिन, तो 22 जनवरी 2021 यानी कि आज ही के दिन। तो देखिए साथियों, हम आपको इसमें दिखा रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा ये पत्र जारी हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग, और ये संकल्प है जिसका विषय है कि संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत। ठीक है, आगे देखिए। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18/7/2007 के द्वारा सरकारी सेवाओं में किसी खास प्रयोजन से यथा अल्पावधि के लिए स्कीम के अधीन, ठीक है, कह रहा है कि अल्पावधि के लिए किसी स्कीम के अधीन अथवा अस्थायी रूप से सृजित पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति में विलंब होने की स्थिति में संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया हुआ है। और दूसरे में कह रहा है कि उक्त संकल्प में संविदा नियोजन हेतु समय सीमा जो अधिकतम 1 वर्ष निर्धारित की गई थी, देखिए यहाँ पे है अधिकतम 1 वर्ष निर्धारित की गई थी, समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधित भी किया गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग इसमें देखिए ये बता रहा है कि 2007 में जो 17 दिसंबर 2007 को संविदा पर नियुक्ति हेतु सृजित पदों पर जो संविदा उसका समय सीमा जो है बार बार बढ़ाया गया। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 1718 दिनांक 6 मई 2010 के द्वारा विशेष परिस्थिति में कार्य हित एवं जनहित में एवं नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलंब की स्थिति में संबंधित विभागों को पुनः 1 वर्ष के लिए पुनर्नियोजित करने को अधिकृत किया गया। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रमुख चीज़ें हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे कहा जा रहा है सरकार के द्वारा इस पत्र में कि सामान्य प्रशासन के विभाग के आदेश 1608 दिनांक 24 मई 2011 द्वारा जल संसाधन विभाग में कनीय अभियंताओं के पदों की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए पुनर्नियोजन की स्वीकृति दी गई। चौथे पॉइंट में कहता है कि सामान्य प्रशासन के विभाग के संकल्प संख्या कितना, तो 1029 और 19 जनवरी 2012 द्वारा संविदा पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत क्रमशः शैक्षणिक पद व्याख्याता आदि एवं पशु चिकित्सकों के पद पर पुनः से एक कार्यरत संविदा नियोजित कर्मियों के संविदा नियोजन को अगले 1 और वर्ष के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई। तो इसमें सेवा विस्तार के बारे में लगातार बता रहा है सरकार कि पहले तो हमने 1 वर्ष के लिए रखा, लेकिन जैसे जैसी ऐसी परिस्थितियां बनी उसमें हम सेवा विस्तार करते रहे हैं। आगे सरकार के द्वारा भी ऐसी ही बातों को दोहराया गया है। ठीक है, अब चलिए हम इसमें जो आपका दूसरा पॉइंट तो हो गया, अब तीसरे पॉइंट के पहले बिंदु को देखते हैं कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिंदुओं पर सम्यक विचारोपरांत अनुशंसा करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 3M-19/2015 सामान्य प्रशासन 6161 दिनांक 24 अप्रैल 2015 द्वारा किया गया। ठीक है, और फिर इसमें ये विस्तार से बताया जा रहा है। ठीक है, और इसमें मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित अनुशंसाओं की समावेश एवं संशोधित संकल्प निर्गत किए जाने का निर्देश दिया है। ठीक है,
अब देखिए कि इसमें मुख्य रूप से आपको क्या क्या बातें आ रही हैं वो सभी हम बताएंगे। पहले इसके एक झलक को हम आपको दिखा दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या बातें कही जा रही हैं। देखिए इसमें दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि संकल्प ज्ञापांक 12,534 दिनांक 17 सितंबर में निहित प्रावधान संप्रति प्रभावी हैं, यथा उक्त प्रावधानों का लाभ संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18 जुलाई 2007 द्वारा संविदा नियोजित कर्मियों को 17/9/2018 के प्रभाव से स्वीकृत किया जा रहा है। फिर भी राज्य सरकार के उपयुक्त निर्णय के अनुपालन में यथा संविदा नियोजन प्रक्रिया को स्पष्ट और पारदर्शी तथा नियंत्रण रखने हेतु समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 12,534 दिनांक 17 सितंबर 2018 द्वारा संसूचित निर्णय को भी समावेशित करते हुए समान प्रशासन के विभाग के ज्ञापांक 2401 दिनांक 18 जुलाई 2007 को संशोधित या पुनरीक्षित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए वर्णित स्थिति में संविदा के आधार पर नियोजन के मार्गदर्शक सिद्धांत, नियोजन की प्रक्रिया और उसकी जो पूरी डिटेल है यहाँ पे दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि नियोजन के मार्गदर्शक सिद्धांत, संविदा के आधार पर नियोजन भी स्वीकृत पदों के विरुद्ध ही किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि अब जो नियोजन होगा वो स्वीकृत पदों पे ही होगा। पहले ऐसा होता था कि सरकार में वो पद है ही नहीं, लेकिन तत्काल प्रभाव से उसे उस पर नियोजित कर लिया गया। जो कि पद है ही नहीं, तो उसमें होता क्या था कि स्कीम के ख़त्म होने के बाद, चाहे नियोजन अवधि खत्म होने के बाद, उसके सामंजस्य में बहुत तरह की दुश्वारियाँ आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो ये की अच्छी बात है। आगे देखिए कि ऐसा नियोजन निम्नांकित 2 परिस्थितियों में किया जा सकती है। कुछ योजनाओं का कार्यकाल सीमित है। ये परियोजनाएं प्रायः केंद्रीय, केंद्र प्रायोजित, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त संपोषित परियोजनाएं या योजनाएं हैं एवं सीमित अवधि के लिए स्वीकृत होती हैं। निर्धारित अवधि के बाद इनका कार्यान्वयन केंद्र सरकार या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृति पर आधारित है। इनमें नियुक्तियां संविदा के आधार पर परियोजनाओं की अवधि तक के लिए की जा सकेगी। इस श्रेणी में वैसी नियुक्तियां भी सम्मिलित हैं जहां पदों की सृजन ही अस्थायी है एवं संविदा नियुक्ति हेतु ही सृजित किया गया है। दूसरी स्थिति में यदि पद अस्थायी है लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार कर्मचारी चयन आयोग या बिहार तकनीकी सेवा आयोग या राज्य सरकार द्वारा गठित किसी अन्य आयोग के द्वारा नियमित नियुक्तियों के लिए अनुशंसा उपलब्ध कराने में विलम्ब हो, तब सामान्यतः ऐसी रिक्तियों के विरुद्ध कोई नया संविदा नियोजन नहीं किया जाएगा। अत्यंत विशेष परिस्थिति में ही ऐसी रिक्तियों के विरुद्ध संविदा नियोजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की अनुमोदन के उपरांत ही संविदा नियोजन तब तक के लिए किया जाएगा जब तक रिक्तियों के विरुद्ध नियमित नियुक्तियां नहीं हो जाए। ठीक है, अब नियोजन की प्रक्रिया के बारे में बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो अब देखिए हम इसे विस्तार से बता रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई भ्रम की स्थिति ना हो, और इसमें से हम अपना इनपुट भी आपको नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि वही बातें आप तक आए जो सरकार कहना चाहती है इस पत्र के माध्यम से। परियोजनाएं नियोजन के तहत स्वीकृत पदों तथा ऐसे पदों जिनका सृजन इस संविदा नियोजन के लिए किया गया है विरुद्ध संविदा पदों को विज्ञापित किया जाएगा। ये अच्छी बात है। पहले ऐसा देखा गया है या ऐसा अभ्यर्थियों का आरोप भी रहा है कि पदों को विज्ञापित नहीं किया जाता था या बहुत ही कम लोकप्रिय पत्र पत्रिकाओं में इसे प्रकाशित किया जाता था और अपने मनमाने तरीके से उन्हें किया जाता था। खैर वो तो आरोप लगे हैं, अब उसका सत्यापन क्या है कैसे, इसके बारे में हम कोई पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कहा जाता रहा है। तो इससे आपको निजात मिलेगी। आगे संविदा नियोजन के लिए अर्हताएं वही होंगी जैसा संबंधित परियोजना योजना में निर्धारित किया हो। निर्धारित शर्तों से किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं किया जा सकेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि अर्हता जो है, जो एलिजिबिलिटी है, जो आपकी योग्यता है, वो वही निर्धारित रहेगी जो संबंधित। तो इसमें क्या होगा, ये विचलन नहीं होने की स्थिति में फेवर किसी का नहीं किया जाएगा, सभी के लिए ये अच्छी स्थिति रहेगी। तीसरे पॉइंट में है संविदा नियोजन हेतु सक्षम प्राधिकार वही होंगे जैसा संबंधित परियोजना योजना में निर्धारित किया गया हो, उसमें किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं किया जा सकेगा। ये भी अच्छी बात है। संविदा के आधार पर नियोजन हेतु
उम्मीदवार की न्यूनतम या अधिकतम उम्र सीमा वही रहेगी जो संबंधित परियोजना में निर्धारित किया गया हो। इसमें किसी भी प्रकार से विचलन नहीं होगा। चलिए, ये भी कोई खास न्यूज़ नहीं है, ये पहले से ऐसा ही कुछ रहा है। आगे हम देखते हैं कि संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी कर्मी नहीं माने जाएंगे और सरकारी सेवक को अनुमान किसी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका दावा भी नहीं बनेगा। तो ये भी बातें पहले वाली ही हैं, अभी भी ऐसा ही है, बस इसे फिर से दोहराया गया है। हालांकि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, इसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन ये पहले जैसी ही नियम है, इसमें कोई विशेष तो कुछ मुझे नया नहीं दिखता। ऐसे नियोजनों में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा, ये अच्छी बात है। हालांकि ये भी अभी सभी विभागों में लगभग ऐसा होता रहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक संबंधित जो विभाग या प्राधिकार या नियम सोसाइटी द्वारा जो सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त कर इस आशय का आदेश निर्गत किया जाएगा कि संविदा के आधार पर ऐसा नियोजन पूरी तरह अस्थायी होगा और योजना पद स्वीकृति की अवधि तक ही होगा। यह आदेश संविदा कर्मियों के सभी पदों के लिए अलग अलग निर्गत होगा। अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर या असंतोषजनक सेवा के कारण सेवानिवृत्ति की समान आयु होने पर योजना या पद अवधि स्वीकृत अवधि के पूर्व भी नियोजन समाप्त हो जाएगा या किया जा सकता है। संविदा नियोजन की अनशर्त नियोजन के समय निर्गत नियोजन पत्र, इकरारनामा एवं क्षतिपूर्ति बंधक पत्र जहां लागू हो के अनुसार रहेंगे। तो देखिए, ये भी कुछ इसमें मुझे खास अंतर नहीं दिख रहा है। जो ये इसमें दिया गया है कि अस्वस्थता या शासनिक आधार पर या असंतोषजनक सेवा या सेवानिवृत्ति, तो ये तो पहले से ही रहा है, इसको दोहराया गया है। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि संविदा नियोजन का जो अनशर्त है उसमें आपको इकरारनामा और ये क्षतिपूर्ति बंधक पत्र होगा, वो भी सभी में नहीं, जहाँ लागू होगा वहीं होगा, उसके अनुसार ही रहेगा। आगे कहता है कि नियोक्ता तथा संविदा के आधार पर नियोजित किए जाने वाले व्यक्ति के बीच एक इकरारनामा संपन्न किया जाएगा। अब देखिए, आपका एक इकरारनामा होगा और उसमें सभी शर्तों का उल्लेख होगा जो योजनाओं में संविदा नियोजन हेतु निर्धारित है। निर्धारित शर्तों में किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं किया जाएगा। ये बार बार इस पत्र में दोहराया गया है। तो वही बातें हैं, अस्थायी पदों की रिक्तियां, उसके विरुद्ध नियमित नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त होने में विलंब हो के विरुद्ध नया नियोजन जो है सामान्यतः नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए कि ये एक अच्छी बात है कि अस्थायी पद में रिक्ति जो है उसके विरुद्ध जो नियमित नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त होने में विलंब हो के विरुद्ध नया नियोजन सामान्यतः नहीं किया जाएगा। अत्यंत विशेष परिस्थिति में ही ऐसी रिक्तियों के विरुद्ध संविदा नियोजन मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के निम्न प्रक्रिया के अनुपालन करते हुए किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये पहले भी यही सारी बातें मैंने ऊपर में बताया है, वही बातों को फिर से यहाँ पे दोहराया गया है। आगे देखते हैं कि यहाँ कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि यदि संविदा पदों पर कार्यरत संविदा कर्मी जो है वो आवश्यकता उस विभाग में अगर उसका होता है जहाँ वो कार्यरत है और नहीं हो, लेकिन अन्य विभाग में उसी पद नाम और उसी योग्यता के पद रिक्त हों, उन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति आवश्यक हो, तब उन पद या पदों पर नया नियोजन नहीं कर अन्य विभाग में समान पदनाम एवं समान योग्यता वाले पदों पर कार्यरत संविदा कर्मी जिनकी अब उस विभाग में आवश्यकता नहीं रह गई हो कि नियुक्ति अन्य विभाग के रिक्त पदों में संविदा के आधार पर की जा सकेगी। इसके लिए संबंधित विभाग के साथ साथ नए सिरे से करारनामा करना होगा, परंतु यह सुविधा वैसे संविदा कर्मियों को अनुमान नहीं होगा जो अनुशासनिक कार्यों से हटाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा बात कहा कि यदि आप किसी योजना परियोजना में संलग्न है, आप उसमें संविदा कर्मी है या नियोजन पा लिए हैं लेकिन वो योजना बंद हो गई, तो जो नई योजना आएगी और जिस पद पे आप पहले वाले योजना में जिस पद पे जिस योग्यता अर्हता के साथ हैं वही अर्हता योग्यता और पद है अगर नए वाले परियोजना में, तो इसमें आपको वरीयता दी जाएगी और इसमें आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि पुराने वाला जो इकरारनामा है वो समाप्त हो जाएगा। अब नया इकरारनामा एक नए सिरे से आपको इस संबंधित विभाग के साथ करना होगा। तो ये तो अच्छी बात है। आगे देखते हैं कि नियमित नियुक्तियों के लिए ली जाने वाली परीक्षा, साक्षात्कार एवं अन्य जांच में कई संविदा कर्मी सफल नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर नियमित नियुक्ति के उपरांत भी पद रिक्त रहे
तो उन पर नए सिरे से संविदा के आधार पर नियुक्ति न करके संविदा पर कार्यरत रह चुके परंतु नियमित नियुक्ति की चयन प्रक्रिया में असफल संविदा कर्मी को ही रखा जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि आपको हटाया नहीं जा रहा है, जो पद बच जा रहे हैं, जो मतलब नियमित नियुक्ति के बहाली में उसमें नहीं हो पा रहा है, तो उसमें नया जो संविदा के लिए विज्ञापन नहीं निकाल के जो पुराने वाले ही संविदा कर्मी हैं उन्हीं को फिर से रख लिया जाएगा नियोजन पे, यानी कि संविदा पे। तो ये एक अच्छी बात है कि इसमें बता रहा है कि असफल संविदा कर्मी जो है उन्हें भी हटाया नहीं जाएगा, रख लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि पद रिक्त रहते हुए नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिए जाने के आधार पर संविदा कर्मियों को नहीं हटाया जाना है। ऐसे मामलों में नियमित नियुक्ति होने तक संविदा कर्मी को बरकरार रखा जाना है। मतलब जब तक, ये भी आपके पक्ष की बातें हैं कि जब तक पूरी नियुक्ति नहीं हो जा रही है तब तक आपको हटाया नहीं जाएगा, आप उसी विभाग में बरकरार रखे जाएंगे। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव के पद पर संविदा नियोजन की अवधि के संदर्भ में वर्तमान में प्रवृत्त नियमावली का प्रावधान लागू रहेगा। तो ये विशेष रूप से न्याय मित्र और जो ग्राम कचहरी सचिव हैं उनके लिए न्यूज़ है, ये उसे देखें और ध्यान से सुने कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव के जो पद हैं वो संविदा नियोजन की अवधि के संदर्भ में वर्तमान में प्रवृत्त नियमावली का प्रावधान लागू रहेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नियोक्ता तथा संविदा के आधार पर नियोजित किए जाने वाले व्यक्ति के बीच संलग्न परिशिष्ट 1 में विहित पत्र में सादे कागज पे करारनामा संपन्न किया जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी इस पत्र के अनुसार। तो पारिश्रमिक और जो आपकी ये मानदेय हैं उनका निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो उनका निर्धारण किया जा रहा है वो आपका है कि संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को देय पारिश्रमिक मानदेय का निर्धारण विकास के आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति के द्वारा किया जा सकेगा, जिसके सदस्य सचिव संबंधित विभाग के सचिव प्रधान सचिव होंगे तथा सामान्य प्रशासन विभाग के वित्त विभाग के सचिव या प्रधान सचिव इसके सदस्य होंगे। समिति निम्न 2 बिंदुओं पर विचार कर पारिश्रमिक का निर्धारण करेगी। बाजार दर एवं सरकार में उपलब्ध समान या समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य अनुमान्य भत्तों को मिलाकर समेकित रूप से प्राप्त योगफल। तो ये अच्छा बात है कि जो आपके समकक्ष पद है उनके जो प्रारंभिक स्तर का वेतन है, तो ये तो आपके पक्ष में है कि आपको आर्थिक रूप से कुछ अच्छी सकारात्मक बातें इसमें देखने को मिल सकती है, परंतु ख में जो प्राप्त राशि से अधिक का निर्धारण नहीं किया जा सकेगा। तो ये भी कुछ शर्तें हैं। और देखिए इसमें एक और बात कहा गया है कि परंतु निर्धारित पारिश्रमिक मानदेय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो आपकी न्यूनतम मजदूरी है उससे कम नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको आर्थिक रूप से मदद मिलने वाली है। आपको सकारात्मक बातें इस पत्र में देख सकते हैं कि प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव पर समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष पर संविदा नियोजित कर्मियों को देय पारिश्रमिक मानदेय का पुनरीक्षण किया जा सकेगा। पारिश्रमिक के भुगतान हेतु बजट में व्यावसायिक एवं विशेष सेवा के लिए अदायगियों प्राथमिक इकाइयों के अंतर्गत राशि का प्रावधान किया जाएगा और उसी से भुगतान किया जाएगा। तो आपके भुगतान के संदर्भ में जो बातें हैं वो यहाँ पे बताया गया है। अब चलिए हम देखते हैं कि आपको कौन कौन से अवकाश मान्य होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको आकस्मिक अवकाश, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे मिल रहे हैं, और अर्जित अवकाश है, मातृत्व अवकाश है, पितृत्व अवकाश है, ठीक है, अवैतनिक अवकाश में। अब चलिए इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आकस्मिक अवकाश में देखिए आपको क्या होगा कि आकस्मिक यानी कि कैजुअल लीव, जिसे सामान्य भाषा में हम लोग CL कहते हैं, वो आपको 5 कार्य दिवस अगर हैं, यानी कि सप्ताह में आप 5 दिन आपका जो विभाग है कार्य कर रहे हैं अपने कार्यालय में, तो आपको 1 वर्ष में 12 दिन, और 6 कार्य दिवस हैं तो आपको 1 वर्ष में 16 दिन के CL मिलेगी। कहने का मतलब है कि यदि आप सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कार्य करते हैं तो 1 सप्ताह में, तो आपको साल में 12 दिन का CL मिलेगा। जबकि अगर आप सोमवार से लेकर शनिवार तक कार्य कर रहे हैं तो आपको 1 वर्ष में 16 CL मिलेंगे। चलिए अर्जित यानी कि अर्न
लीव के बारे में हम देखते हैं कि इसमें एक वर्ष में 16 दिन नियोजन के दूसरे वर्ष से ये लागू होगा और अधिकतम 60 दिन का अवकाश आपका संचित होगा, यानी अर्न आप कर सकते हैं। मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव, जो महिला कर्मी पिछले 12 महीने में 80 दिन तक संविदा नियोजन पर कार्य कर चुकी हो, ये शर्त है कि वो उसी महिला को ये मातृत्व अवकाश मिलेगा जो एक साल में 80 दिन तक संविदा नियोजन पर कार्य की है, और ये उन्हें मिलेगा 26 सप्ताह का। कितने का? तो 26 सप्ताह का पहले से बढ़ाया गया है। काफ़ी अच्छा है, पहले ये सुविधा नहीं मिलती थी जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन अब मिल रही है और वो भी 26 सप्ताह की मिल रही है, तो काफ़ी अच्छी है। और इसमें भी एक शर्त है कि ये 8 सप्ताह का अवकाश जो अनुमानित प्रसव तिथि के पहले और आपको 18 सप्ताह बाद के लिए होगा, ठीक है। और 2 बच्चों के बाद मात्र 12 सप्ताह का अवकाश अनुमान्य होगा, जिसमें 6 सप्ताह अनुमानित प्रसव तिथि के पहले एवं 6 सप्ताह शिशु के जन्म के बाद ही अनुमान्य होगा। चलिए, इसमें एक और बात है कि 3 महीने से कम बच्चों को गोद लेने वाली माँ या सिरगोट मदर जो है उन्हें भी 12 सप्ताह का अवकाश दिया जाएगा। पितृत्व अवकाश यानी पैटर्निटी लीव 15 दिनों के लिए होगा, 2 बच्चों तक ही मिलेगा। अवैतनिक जो अवकाश है यानी लीव विदाउट पेमेंट, वो आपको 30 दिनों तक के लिए मिलेगी। प्रतिवर्ष आप 30 दिन अवैतनिक अवकाश ले सकते हैं, परंतु अवकाश के बारे में एक आपको यहाँ पे शर्त भी दिया गया है कि अवकाश आपका अधिकार नहीं होगा। अवकाश पर जाने से पहले सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा और अनाधिकृत रूप से अवकाश पर जाने पर संबंधित व्यक्ति का नियोजन कर्मी पर शासनिक कार्रवाई की जा सकेगी। जो कर्मी बिना सूचना के 15 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित पाए जाते हैं उन्हें पद से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी उनके पद को रिक्त घोषित किया जाएगा और संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, यानी कि उन्हें नियोजन मुक्त कर दिया जाएगा। केंद्रीय या केंद्र प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त संपोषित परियोजनाओं के तहत देय अवकाश या निर्धारण इन परियोजनाओं की शर्तों के अनुरूप ही करना है। तो ये सब बातें हैं। अब चलिए हम देखते हैं अनुग्रह अनुदान। संविदा नियोजन कर्मी की नियोजन अवधि में अगर मृत्यु हो जा रही है, खैर ऐसा न हो ऐसी हमारी कामना है, लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में सरकार उन्हें अनुग्रह अनुदान क्या देगी इसके बारे में हम जानते हैं। तो उनके निकटतम आश्रित जो है उसे एक मुश्त 4 लाख रुपए देगी और यह सुविधा उन संविदा कर्मियों को लागू नहीं होगा जिनके मामले में नियोजन अवधि में मृत्यु होने की स्थिति में परियोजनाओं या योजनाओं के प्रावधानों के तहत इस प्रकार का या इससे मिलती जुलती सुविधा का प्रावधान पूर्व से ही किया गया है, यानी जो पहले हैं उन्हें ये सुविधा नहीं मिलेगी। खैर, ऐसी सुविधा की किसी को ज़रूरत न पड़े, हमारी यही कामना है। चलिए, सेवा अभिलेख का संधारण। सभी समूह के संविदा कर्मियों के लिए सेवा अभिलेख का संधारण प्रशासनिक विभाग द्वारा किया जाएगा। यात्रा व्यय की अनुमान्यता। ऐसे संविदा कर्मी जिन्हें सरकारी कार्य के निष्पादन के क्रम में अपनी प्राधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से बाहर भ्रमण प्रशिक्षण पर जाना पड़ता हो, को सक्षम प्राधिकार के आदेश या अनुमोदन से यात्रा व्यय की स्वीकृति की जाएगी, यानी कि टीए दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखते हैं कि कर्मचारी निधि जो भविष्य निधि है वो भी सुविधाएं देने की बात कही गई है। कर्मचारी राज्य बीमा की सुविधा की भी बात की गई है। चलिए, वार्षिक कार्य मूल्यांकन भी होगा। नियमित नियुक्ति की अधिमान्यता, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए कि ये वेटेज दिया जाएगा किसमें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरे पत्र का कि संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमान्यता किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या से में 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा दी जाएगी। संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये इस पत्र का सबसे सकारात्मक
पहलू है आप सभी संविदा कर्मियों के लिए। तो देखिए, इसमें फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि इसमें आपको 25 अंकों की वेटेज दी जाएगी, जो आपको परीक्षा जो नियमित नियुक्ति जब निकलेगी तो उस नियुक्ति में आपको जब शामिल करना होगा, आप नियुक्ति प्रक्रिया में जब शामिल होंगे तो आपको एक वेटेज दिया जाएगा, जो वेटेज 25 अंकों तक की हो सकती है। और उसकी जो प्रक्रिया है वो भी मैंने आपको बताया और इस पत्र में दिया गया है। तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आप इस पे अच्छे तरह से कार्य करें तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल सकता है नियमित नियुक्ति में, और आप नियोजन से नियमित में आ सकते हैं, नियमित कर्मी बन सकते हैं। तो विशेष यही योजनाएं थी जिसके बारे में हमने आपसे बातें कर ली हैं। अब इसमें कुछ खास नहीं है, फिर भी मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ कि ये बिहार के राज्यपाल के आदेश से जारी किया गया है, ठीक है। और इसे सरकार के द्वारा जारी किया गया है 22 जनवरी 2021 को। अब चलिए इकरारनामा जो है उसका हम एक फॉर्मेट दिया हुआ है, वो भी फॉर्मेट देख लें। तो मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो इकरारनामा और अन्य बातों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा और आप उसे देख लेंगे। तो उम्मीद है आपने ये जानकारी अच्छा लगा होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आगे भी ऐसी जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।